अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज हम अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने डेटाबेस अपना एसक्यूएल सर्वर के अंदर बनाया था। उसके अंदर हमने टेबल्स डिज़ाइन किए थे, कॉलम्स उसके अंदर स्पेसिफाई किए थे। अब हमने उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है, डेटा रिट्रीव करवाना है, डेटा मॉडिफाई करवाना है इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने प्रोजेक्ट को लिंक करना होगा डेटाबेस से, और वो काम करने के लिए हमें web.config की फ़ाइल ओपन करनी होगी। web.config की वो फाइल है जिसके अंदर तमाम सेटिंग्स आप कह लें जो प्रोजेक्ट के हवाले से कि कौन सा फ्रेमवर्क इसके अंदर यूज़ हो रहा है, डिपेंडेंसीज़ क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ऑथेंटिकेशन मोड क्या है, .NET फ्रेमवर्क कौन सा टारगेटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब डिटेल्स जो हैं वो इस web.config की फ़ाइल में ये होती है। ये आप समझ लें कि प्रोजेक्ट की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है। अच्छा जी, अब हमने एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो डेटाबेस क्रिएट किया था उससे लिंक करने के लिए हमें यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर उसको स्पेसिफाई करना होगा। जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पाथ है। ये MVC आप जब टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो MVC अपना एक कनेक्शन स्ट्रिंग, जो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, जो प्रोजेक्ट एम्बेडेड होता है, आप इसको लोकल DB कह सकते हैं। ठीक है, वो क्रिएट कर रहा है किस नाम से, इस नाम से केक स्टोर वेब ऐप डैश, एक लेंदी सा नंबर है, डिजिट है, .mdf। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है अपने एसक्यूएल सर्वर के कनेक्शन स्ट्रिंग से। ठीक है, उसके लिए मैं एसक्यूएल सर्वर का इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूँ। अच्छा, जब तक एसक्यूएल सर्वर का इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है हम यहाँ कुछ चेंजेस कर लेते हैं। हमें पता है कि मेरा जो डेटाबेस है वो सेम मशीन के ऊपर रिजाइड कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो डेटा सोर्स होगी उस डेटा सोर्स के अंदर से मैं ये सब रिमूव कर दूंगा, .mdf तक। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो डेटाबेस यूज़ करना है वो कहाँ मौजूद है, वो लोकल होस्ट यानी मेरी सेम मशीन के ऊपर जो है वो डेटाबेस मौजूद है। अच्छा जी, इनिशियल कैटलॉग का मतलब होता है डेटाबेस का नाम, यानी अब आपकी मशीन जिसके ऊपर आपका डेटाबेस रखा हुआ है, तो अब आपके डेटाबेस के अंदर आपके जो लोकल सर्वर है जिसके ऊपर डेटाबेस मौजूद है उसके ऊपर सेवरल तरह के DBs हो सकते हैं, एक से ज़्यादा DBs हो सकते हैं। जैसे ये ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं डेटाबेसेस के फोल्डर को एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पे आपको सेवरल DBs मिल रहे हैं और कहीं सारे DBs है। अब प्रोजेक्ट में आपको कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, जो मेरा डेटाबेस है वो केक स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जो इनिशियल कैटलॉग है, यहाँ पे मैं लिखूंगा केक स्टोर। ठीक है, जो हमारे डेटाबेस का नाम है। कोशिश किया करें कि एज इट इज़ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। अपर केस में है अपर केस में लिखें, लोअर केस में है लोअर केस में लिखें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर, डेटाबेस के अंदर कोई मैचिंग में केस सेंसिटिविटी का कोई पैरामीटर हो, कोई इशू हो सकता है, पॉसिबल है। मैंने इसको ट्राई नहीं किया, तो एज इट इज़ लिख दें ताकि कोई एम्बिगियस, क्योंकि इस तरह के एरर ट्रेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत छोटी सी मिस्टेक है, आपका माइंड इस तरफ नहीं जाता कि शायद हो सकता है कि अपर केस लोअर केस की वजह से DB कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा, हमने अपना डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड का इस्तेमाल किया है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू हम उस वक्त रखते हैं जब हमारा एसक्यूएल सर्वर विंडोज़ ऑथेंटिकेटेड होता है। यानी अब जैसे मैं आपको एक नया इंस्टेंस कनेक्ट करके दिखाता हूँ डेटाबेस इंजन का। अगर आपका एसक्यूएल सर्वर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन पे सेट है, ठीक है, आप उसको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं देते, देन आप अपने कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू ट्रू मेंशन करते हैं। अदरवाइज आप इसको रिमूव करें और लिखें यूज़र
आईडी मेरा जो डेटाबेस है उसके लिए जो यूज़र आईडी यूज़ होती है वो ऐसे यूज़ होती है, और इसका जो पासवर्ड है वो है अपटेक। ठीक है, अब जैसे ही देखें मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफिकेशन की है इनिशियल कैटलॉग केक स्टोर, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट डेटा कनेक्शंस के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कनेक्शन अपेयर हो गया है। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। अगर ये एक्सपेंड होकर आपको ये सारे फोल्डर्स दिखा देता है तो इसका मतलब आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग वैलिड है। ठीक है, अगर मैं इसको लेट से केक स्टोर 1 कर देता हूँ, अब केक स्टोर 1 के नाम से मेरे पास कोई डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, मैं डिफ़ॉल्ट कनेक्शन ओपन करता हूँ। ये देखिए इसने मुझे एक्सेप्शन जो है वो दे दी है, एरर मुझे दे दिया है कि कैन नॉट ओपन डेटाबेस एट केक स्टोर 1 रिक्वेस्टेड बाय द लॉगिन फील्ड। ठीक है, तो अगर आपके पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग अपेयर हो जाती है और ये कनेक्शन स्ट्रिंग को जब आप एक्सपैंड करते हैं तो ये अपना सारा डेटा, अपनी सारी डिटेल्स जो है वो आपको दिखा रही है, इसका मतलब ये कि आपके जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इन टेबल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं केक टाइप के अंदर केक टाइप ऐड करना चाहता हूँ, नई केक कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे पास मैरिजेस के हवाले से केक्स होते हैं, या मेरे पास बर्थडे के हवाले से केक्स होते हैं, या एनिवर्सरी के हवाले से केक्स होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि MVC अप्रोच है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो हमारे पास अपने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए कोई मॉडल मौजूद नहीं है। मॉडल बेसिकली एक समझें ब्रिज है, ब्रिज का काम करता है। जब आपको किसी भी किस्म का डेटा कहीं से भी कहीं पर पहुंचाना हो, कंट्रोलर से व्यू पे पहुंचाना है, व्यू से कंट्रोलर पर लेकर आना है, कंट्रोलर से डेटाबेस में लेकर जाना है, या डेटाबेस से कंट्रोलर में लेकर आना है, फिर कंट्रोलर से व्यू पे लेकर जाना है, तो इन सब के दरमियान जो डेटा को लाने और ले जाने का जिम्मेदार होता है वो होता है मॉडल। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ये मॉडल नॉर्मल क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि हमें टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, टेबल्स की अपनी स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर MVC के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करूँगा, और मॉडल के अंदर हम एक ऐड न्यू आइटम डेटा कैटेगरी के अंदर जाकर, ठीक है, डेटा कैटेगरी के अंदर जाकर एंटिटी डेटा मॉडल हम ऐड करवाएंगे। ठीक है, इस एंटिटी मॉडल का नाम मैं रख लेता हूं केक स्टोर मॉडल। ओके, मैंने अपनी इस एंटिटी डेटा मॉडल का नाम रखा है केक स्टोर मॉडल। ऐड करवा लेते हैं। अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने जो डायग्राम या डिज़ाइनर बनाना है वो डेटाबेस से बनाना है, एम्प्टी बनाना है, कोड फर्स्ट अप्रोच लेनी है, या कोड फर्स्ट अप्रोच डेटाबेस से लेनी है। मैंने कहा हमें डेटाबेस हमारे पास मौजूद है। ये भी अप्रोचेज होती हैं। अगर आपके पास डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, पहले आपने मॉडल बनाया और आप फिर उन मॉडल से आप जो है वो DB जनरेट करना चाहते हैं, तो फिर आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे पास हमने पहले डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ली है, तो डेटाबेस पहले डिज़ाइन किया, इसलिए हम EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद है web.config के अंदर ऑब्वियसली, तो ये आपसे पूछता है कि आपने कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी यूज़ करनी है। वो यूज़ करनी है जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, या आपने कोई न्यू कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर होता है कि आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो प्रॉपर है और प्रॉपरली वर्क कर रही है। मैंने न्यू कनेक्शन अगर स्टोर करवाना है तो मैंने न्यू कनेक्शन पे क्लिक किया। फर्स्ट इंस्टेंस हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप फर्स्ट टाइम न्यू कनेक्शन क्रिएट कर रहे होंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कनेक्शन किस टाइप का है। मेरे पास कनेक्शन SQL सर्वर टाइप का है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको क्लोज करता हूँ, न्यू कनेक्शन पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास वो विंडो ओपन होगी जिसमें वो मुझसे पूछेगा कि सर्वर कौन सा है, यूज़र नेम कौन सा है। सॉरी, एक दफ़ा मुझे इसको साइकिल को पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सर्वर कौन सा है, ऑथेंटिकेशन मोड क्या है, डेटाबेस सेलेक्ट करें, और आप यहाँ से टेस्ट करवा सकते हैं कि जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग
डेटाबेस के अंदर दी है, डेटाबेस सेलेक्ट किया है, सर्वर नेम सेलेक्ट किया है, वो वैलिड है या नहीं। अच्छा, हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी कनेक्शन स्ट्रिंग से डेटा आ रहा है, डेटाबेस आ रहा है, तो हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट कनेक्शन यूज़ करेंगे। और मैं कहूँगा कि येस इंक्लूड सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा से मुराद पासवर्ड है, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि पासवर्ड आपके कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ स्टोर ना हो तो आप नो सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड भी स्टोर हो तो आप येस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, केक स्टोर एंटिटीज़, यानी जब आप कनेक्शन बना रहे होंगे तो उस वक्त हमेशा याद रखिएगा कि ये नाम इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है अभी आप आगे चलकर देखेंगे। मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन से टेबल्स आपने अपने इस मॉडल के अंदर जनरेट करने हैं। मैंने कहा सिस्टम डायग्राम के अलावा मुझे केक ऑर्डर, केक टाइप और कस्टमर के जो टेबल्स हैं वो मेरे मॉडल के अंदर इंक्लूड करवा दो। हाँ, अगर आपके पास कोई स्टोर्ड प्रोसीजर्स आपने बना कर रखे हैं इन टेबल्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए, कोई व्यूज़ बना कर रखी हैं, तो उनको भी आप इस तरीके से इंक्लूड करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, प्लूरलाइज और सिंगुलराइज जनरेटेड ऑब्जेक्ट नेम्स। यानी अब यहाँ पे देखें टेबल का नाम क्या है, केक ऑर्डर, केक टाइप, कस्टमर। अगर मैंने इसके ऊपर चेक लगा दिया तो जब मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस केक इंस्टेंस को यूज़ करूँगा तो ये केक के नाम से नहीं आएगा बल्कि प्लूरलाइज हो जाएगा और केक्स के नाम से मुझे ये रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर प्लूरल फॉर्म के अंदर होगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि इंक्लूड फॉरेन की कॉलम्स इन द मॉडल। फॉरेन की का रिलेशनशिप भी आपने इसके अंदर रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल रिलेशनशिप रख लें। मॉडल का नेम स्पेस क्या होगा, केक स्टोर मॉडल होगा। फिनिश करेंगे तो ये एक डेटाबेस डायग्राम टाइप एक मॉडल जनरेट करेगा। जो यूआई इंटरफेस है इसका बैक एंड के ऊपर ये C# की क्लासेस जनरेट करता है। ओके करेंगे इस एरर को। एरर नहीं है, एक तरह से प्रॉम्प्ट है, इंफॉर्मेशन मैसेज है, ठीक है। ये लोड हो रहा है। क्योंकि हमने MVC का इस्तेमाल किया है तो इसने ऑटोमेटिकली जो भी इसको रेफरेंसेस रिक्वायर्ड हैं वो सब इसने इंपोर्ट करवा लिए हैं प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। यही काम हम चाहें तो 1 by 1 इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं। मॉडल ये जनरेट होने के बाद एटलीस्ट 1 टाइम जब भी आप ये मॉडल जनरेट करें, याद रखिएगा हमेशा एक दफ़ा एप्लीकेशन को रीबिल्ड कर लें, ठीक है, ताकि ये मॉडल अपने पास प्रोजेक्ट MVC अपने पास रजिस्ट्री के अंदर लॉग कर ले। वरना यूजुअली ये होता है कि आप अगर इसको बिल्ड ना करें और फिर व्यू को स्काफोल्ड करें या कंट्रोलर स्काफोल्ड करवाएं, एंटिटी कंट्रोलर स्काफोल्ड करवाएं, तो वो एरर प्रॉम्प्ट कर देता है कि इस तरह की कोई चीज़ मेरे पास रजिस्ट्री के अंदर मौजूद नहीं है, रजिस्टर्ड कंपोनेंट नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा ज़रूर बिल्ड करवा लें। अच्छा, यहाँ पे आप नोट करें कि पहले हमारे पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही थी वो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन के नाम से आ रही थी। अब जो कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है वो केक स्टोर एंटिटीज़ के नाम से आ रही है, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इनिशियली जब आप वो कनेक्शन क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर जो भी नाम है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब जितनी भी इंटरेक्शन होगी डेटाबेस के साथ वो इस नेम के साथ होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें केक टाइप ऐड करवाना है डेटाबेस के अंदर। तो मैं कंट्रोलर्स पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड। अच्छा, MVC का सबसे अच्छा जो फीचर मुझे लगता है वो ये लगता है कि आप इसके अंदर जो 4 ऑपरेशंस जो क्रूड ऑपरेशंस हैं, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव के, ठीक है, तो वो आप एक इंस्टेंस से क्लिक के अंदर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा MVC5 कंट्रोलर विथ व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। ऐड करूंगा, मुझे पूछेगा कि आपने मॉडल क्लास में क्या यूज करना है। मैंने मॉडल क्लास के अंदर केक टाइप यूज करनी है, केक टाइप, ठीक है। अब इसका जो टेबल मतलब आपने जो डेटाबेस के साथ ये, क्योंकि एंटिटी आपने सेलेक्ट किया ना, एंटिटी मॉडल सेलेक्ट किया, तो आप डेटाबेस कौन सा होगा,
ये इसका डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर जो क्लास का नाम आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, केक स्टोर एंटिटीज। तो हमने ये सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, कंट्रोलर का नाम इसने ऑटोमेटिकली मॉडल क्लास के नाम से डिटेक्ट कर लिया है। यूज़र लेआउट पेज, यस, ऐड। अब ये जो स्काफोल्ड कर रहा है, अगर मैं व्यूज़ के अंदर आप लोगों को दिखा सकता, चले नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को देख लेंगे कि व्यूज़ के अंदर हमारे पास केक टाइप नाम से कोई फोल्डर मौजूद नहीं था। ठीक है, केक टाइप के नाम से कोई फोल्डर मौजूद नहीं था। ना सिर्फ इसने केक टाइप नाम से फोल्डर बनाया, बल्कि जो क्रूड ऑपरेशन के 4 फंक्शंस हैं वो भी इसने इम्प्लीमेंट किए, क्रिएट, डिलीट, डिटेल्स, एडिट एंड इंडेक्स। और सब काम इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। हमें कुछ भी करने की, लिटरली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसने सारी व्यूज़ जो हैं वो खुद क्रिएट कर दी हैं, फ्रंट एंड भी खुद क्रिएट कर दिया है, बैक एंड के अंदर खुद। तो ये जो बॉयलर प्लेट है MVC का, जो पूरा का पूरा कंट्रोलर इसका फोल्ड कर देता है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इसको बिल्कुल कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए आपने जो भी चेंजेस अपने व्यू में करने हैं व्यू में कर लें, आपने कंट्रोलर के कोड में करने हैं कंट्रोलर के कोड में कर लें। हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि मॉडल के अंदर अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो ये जो मॉडल के एक टाइप है ये सिंपल क्लास नहीं है, ये EDM का पार्ट है। ठीक है, तो जो चेंजेस आप यहाँ करेंगे वो चेंजेस आपकी DB के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसके अंदर चेंजेस करने से बेहतर है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई स्पेसिफिक डेटा मिस हो गया है तो आप अपने डेटाबेस को मॉडिफाई करें और फिर इस मॉडल को रीजनरेट कर लें, इसको अपडेट कर लें। ठीक है, बजाय इसके कि आप यहाँ से इसको जो है वो मॉडल को मॉडिफाई करें, वरना फिर वो एक्सेप्शंस जो हैं वो थ्रो करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, मैं अब इसको यहाँ से रन करता हूँ। अच्छा, जैसा आप देख सकते हैं पेज लोड हो गया है और बहुत अजीब सा जो है ये पेज जनरेट हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया क्या था, हमने जो कॉमन लेआउट था, शेयर्ड लेआउट, ठीक है, उसके अंदर हमने जो कंटेनर था उसको हमने कहा कंटेनर फ्लूइड, यानी तमाम मार्जिन बैडिंग जो है वो लेफ़्ट और राइट से रिमूव कर दो, क्योंकि सारा कंटेंट इस कंटेनर के अंदर ही जो है वो जनरेट हो रहा है। दैट इज़ वाई ये जो व्यू है बहुत ज़्यादा क्लोज है स्क्रीन बॉर्डर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं, एक टाइप क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैरिज क्रिएट करो। ठीक है, अब ये क्रिएट करने के बाद मुझे इसके इंडेक्स पर ले आया। ठीक है, इंडेक्स पर क्यों ले आया? क्योंकि जो भी मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ, जो भी मैं लिस्टिंग दिखा रहा हूँ, जो भी हम डेटा ऐड करते हैं वो हमने इसका फोल्ड किया है, तो ये इसके एक्शन के अंदर डिफाइंड है। अगर मैं कंट्रोलर के अंदर जाऊँ तो ये इसके एक्शन के अंदर डिफाइंड है कि अगर केक ऐड हो जाता है सक्सेसफुली, वैलिड है, डेटाबेस में डालो और रीडायरेक्ट कर दो इंडेक्स के ऊपर। इसलिए वो मुझे क्रिएट के फॉर्म से इंडेक्स के फॉर्म पर ले आया। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला व्यू का है। हमें चीज़ों को थोड़ा सा सेंट्रलाइज रखना है, हमें चीज़ों को प्रॉपर स्पेस देना है, मार्जिन देना है, पैडिंग देना है। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्टॉप नहीं कर रहा। ठीक है, आप अगर फ्रंट एंड के ऊपर HTML जो CSS की फ़ाइल होती है, अगर उसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप बगैर HTML स्टॉप किए कर सकते हैं। आपको विजुअल स्टूडियो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये चीज़ अलाउ करता है, आप एप्लीकेशन स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस को
एक div असाइन करूँगा, ठीक है। और ये जो div क्लोज होगी ये मैं एट द एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। यानी अब मैंने क्या किया, मैंने इसको, इस पेज को इटसेल्फ एक div के अंदर इनक्लोज किया, ठीक है। और इनक्लोज करने के बाद मैं इसको क्लास असाइन कर दूंगा कंटेनर। सेव किया। अच्छा, ये हमारी क्रिएट की व्यू है, ये चेंज मैंने क्रिएट की व्यू पे किया है। देखते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। नाउ द लेआउट इज मच बेटर, ठीक है। लेकिन अभी भी ये जो क्रिएट लिखा हुआ है, केक टाइप लिखा हुआ आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है ऊपर से ना, तो मुझे मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम भी असाइन करनी है। तो मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम के लिए हम क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं empty3, और मार्जिन बॉटम के लिए MB, ठीक है। M स्टैंड्स फॉर मार्जिन एंड TBRL स्टैंड्स फॉर टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। तो मैंने कहा फ्रॉम टॉप 3, ये इसकी अपनी इसके अंदर स्पेसिफिकेशन मौजूद है। 3 स्पेसेस का जो है वो 3 लाइंस का स्पेसेस इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। हमारे पास फ्रॉम टॉप से कुछ स्पेस ऐड हुआ और फ्रॉम बॉटम से कुछ स्पेस ऐड हुआ। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, MT5 कर देते हैं इसको, और MB5 कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन जैसा चाहें आप वैसा रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इट्स मच बेटर नाउ। तो यही काम आपको जो है वो हर इंडेक्स के अंदर, हर व्यू के अंदर करना होगा। जैसे मैं केक टाइप में जाता हूँ, डिलीट, डिटेल, एडिट और इंडेक्स ओपन कर लेता हूँ, और आई जस्ट सिंपली कॉपी दिस and will paste into every file। इंडेक्स में हो गया। इसी तरह डिटेल्स के अंदर करेंगे। अच्छा, लेआउट का आप लेआउट जिस तरह रखना चाहते हैं, मैंने जैसे रॉ कंटेनर के बाद रॉ नहीं ली, कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को जो है वो किस तरह से व्यू करवाना चाहते हैं यूज़र एंड पे। तो उस तरह से आप अपना कंटेंट जो है वो प्लेस करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये हमारी सारी चीज़ें हमने सेट कर दी हैं। मैं बैक टू लिस्ट करता हूँ। मच बेटर नाउ, ठीक है। अब ज़्यादा बेहतर जो है वो ये व्यू दिखा रहा है। इसी तरह अगर मैं इसके एडिट पे जाता हूँ, देख सकते हैं वही तमाम गैप्स जो पहले क्रिएट के अंदर आ रहे थे, वही तमाम गैप्स जो हैं वो अब यहाँ पर भी आ रहे हैं। डिटेल्स में अगर मैं जाता हूँ तो इसने डिटेल्स दिखा दी हैं। बैक टू लिस्ट करेंगे। डिलीट में अगर जाता हूँ तो ये प्रॉम्प्ट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस केक टाइप, अगर येस तो आप इसको जो है वो डिलीट यहाँ से करवा सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो सबमिट बटन है, चाहे वो क्रिएट का हो, चाहे वो एडिट का हो, चाहे वो डिलीट का हो, बहुत सिंपल सा आ रहा है। तो मैं इसको चेंज करके BTN प्राइमरी कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा विजिबल हो, नज़र आए कि वाकई में कुछ है यहाँ पे ना। तो इस तरह से आप जो है वो आप
डिज़ाइन कर सकते हैं पूरा अपना लेआउट। अच्छा, जिस तरह हमने केक टाइप का कंट्रोलर क्रिएट किया, सेम एज इट इज़ मैं इसी तरह कस्टमर का, इसी तरह आपका अल्लाह भला करे केक का, इसी तरह जो दीगर क्लासेस हैं जैसे केक ऑर्डर हो गई, तो उनके लिए हम इसी तरह से कंट्रोलर को स्काफोल्ड करेंगे और इसी तरह से जो है वो उनकी व्यूज़ में जाकर मॉडिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको केक कंट्रोलर के साथ काम करना बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको एडमिन डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे ताकि हमारे पास कुछ डेटाबेस के अंदर डेटा चला जाए, डेटा स्टोर्ड हो, एडमिन के लिए कुछ फंक्शनैलिटी मौजूद हो। तो फिर उसके बाद हम जो है वो इंशाल्लाह एडमिन पैनल इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर ये जो हमारा पेज यूज़र एंड पर, क्योंकि ये जो व्यू है ये यूज़र एंड व्यू है, एडमिन डैशबोर्ड इस तरह नहीं होता, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड का लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें इतनी डिटेल नहीं होती जितनी आपके फ्रंट एंड के ऊपर होती है। उसमें सिर्फ रेलेवेंट डिटेल होती है जो डेटाबेस से एसोसिएटेड होती है, जिसके अंदर डेटाबेस में है, जिससे आप वो ऑप्शन जिसमें आपने डेटाबेस से डेटा डालना है, निकालना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी वेबसाइट कंटेंट को मैनेज करना है, ठीक है। तो ये केक कंट्रोलर इम्प्लीमेंट करने के बाद इंशाल्लाह हम लोग एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर इनको मूव करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से हम एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर या एडमिन डैशबोर्ड लेआउट को इम्प्लीमेंट करके इन कंट्रोलर्स के व्यूज़ को जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है। बहुत शुक्रिया, होप लिए आपके आज का लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी, कोई सवाल, कोई बात समझ में ना आई हो, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम शहरोज़ है और आई एम नॉट अ टेररिस्ट।